हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम का, और उस पर जो एक्सरसाइज बेस्ड एक्सरसाइज 13.3 उसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का NCERT का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। देखिए, बेस थ्योरम का यदि हम फॉर्मूला देखें तो वो कुछ इस फॉर्म में होता है। आपको कुछ अजीब सा लगेगा, PEI by A is equal to PEI probability of A by EI अपॉन में समेशन ऑफ P probability of EJ मल्टीप्लाई probability of A अपॉन में EG। तो ये क्या फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई होता है, उसे समझने के लिए मैं फॉर्मूले की बजाय आपको एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन बेस थ्योरम को समझाता हूं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, क्योंकि इस फॉर्मूले को वैसे आप नहीं समझ सकते, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप में है। यदि आप इसे एग्जांपल लेके करें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके करें, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा ये। जैसे हम एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, उसने कहा कि बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। आपके पास 2 बैग हैं, एक 1 और एक। फर्स्ट बैग के अंदर क्या है, 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड बैग के अंदर 5 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम 1 बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। चलिए, पहले मैं इतना बता रहा हूं, उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ेंगे कि हमें रेड बॉल निकालनी है किसी एक बैग में से। तो इसके लिए रेड बॉल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बैग चूज करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा। तो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, या तो आपने फर्स्ट बैग चूज किया या आपने सेकंड बैग चूज किया। मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मानना नहीं है, 2 बैग है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। क्लियर है ना। हाँ, हम इसे मान सकते हैं, मान लीजिए इवेंट E1 है और दिस इवेंट इज E2। क्लियर है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि हम बैग फर्स्ट चूज कर रहे हैं, कितनी है, मैं साइड में लिख रहा हूं, इस साइड, इधर तो मैं ट्री बनाना पड़ेगा, 1/2। और यदि हमने सेकंड बैग चूज किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी, इट इज ऑल्सो 1/2। 2 बैग है। अब आपको रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल कैसे निकल सकती है, यदि आपने फर्स्ट बैग चूज किया है तो इसमें से आप रेड बॉल निकालेंगे। मान लीजिए हम A से डिनोट करते हैं इवेंट को, रेड बॉल इज ड्रॉन। ठीक, आपने इस बैग में से रेड बॉल निकाली है, तो कैसे निकलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 बाई टोटल बॉल कितनी है, 3 + 7, रेड 3 बॉल है ना। तो इसे क्या लिखेंगे हम, ये होगा आपका रेड बॉल निकाली है। कब निकाली है, जब आप एक काम पहले कर चुके हैं, बैग 1 को चूज कर चुके हैं। क्लियर है ना। पहले आपने बैग चूज किया, एक कंडीशन फुलफिल हुई, उसके बाद आपने सेकंड काम किया है, रेड बॉल निकाली है। और यदि हम सेकंड बैग में से निकालते हैं रेड बॉल, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड बॉल कितनी है इसमें, सेकंड बैग में 5 और टोटल बॉल कितनी है, 11। इसे कैसे लिखेंगे, क्या निकाला है आपने इसमें, रेड बॉल निकाली है ना, A। कब निकाली है, जब हमारा इवेंट E2 हो चुका है। आपने सेकंड बैग को पहले चूज किया, उसके बाद बॉल निकाली है, तो आपका काम A हो चुका है, नहीं सॉरी E2 हो चुका है, उसके बाद आपने रेड बॉल निकाली। क्लियर है। तो रेड बॉल निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, A/E1 कितनी है, 3/7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 सेकंड बैग में से निकालने की 5/11 थी। और यदि आपको रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछे वो, तो कैसे निकलेगी, PE1 मल्टीप्लाई दिस। या तो हमने बैग फर्स्ट चूज किया, उसमें से बॉल रेड निकाली, पहले बैग फर्स्ट चूज किया है, उसमें से आपने रेड बॉल निकाली है, या फिर प्लस
सेकंड बैग चूज किया, उसमें से आपने रेड बॉल निकाली। ये बात आ रही है ना समझ में? आपको रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे होगा? या तो आपने बैग E1 चूज किया है, इवेंट E1 हुआ, उसके बाद उसमें से रेड बॉल निकाली, या बैग सेकंड चूज किया, मतलब इवेंट कौन सा हुआ? E2, और उसके बाद उसमें से आपने रेड बॉल निकाली। तो क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/11। ये आई है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा था इसके अंदर। लेकिन अब इसमें क्या चीज, मैंने एक लाइन छोड़ी थी, उसने कहा कि फाइंड द वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। एक बैग में से एक बॉल निकाली गई एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और ये रेड कलर की थी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बताइए कि ये जो रेड बॉल थी ये आपकी निकल चुकी है कि आपकी ये सेकंड बैग में से थी। अब कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि ये क्या हुआ, ये तो हमने निकाली हुई है कि बैग E2 बैग E1। देखिए, मान लीजिए बैग आपके साइड में रखे हैं, आप बिना देखे निकाल रहे हैं। दो बैग हैं, आपने हाथ डाला, बॉल निकाली साइड में से, ठीक है, और वो बॉल क्या आई आपके पास? रेड आ चुकी है, आपने देख लिया। अब हमें बताना है कि ये सेकंड बैग में से निकली है या फर्स्ट बैग में से निकली है। इसे कहते हैं हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखिए। तो इसे कैसे करेंगे? ये बेस थ्योरम से हम सोल्व करेंगे। कैसे? हमें क्या निकालना है? अब रेड बॉल निकल चुकी है, ए इज द इवेंट ऑफ ड्रॉन रेड बॉल, ठीक है। कौन से बैग में से पूछा है उसने कहा कि बताइए कि बैग सेकंड में से निकली है। बैग सेकंड कौन सा है? कौन सा इवेंट था बैग सेकंड का? E2। क्लियर? तो मतलब हमारे पास रेड बॉल आ चुकी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बैग 2 में से निकली है, तो E2/A। तो कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी का एक जो मेन फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितनी है? ये टोटल नंबर ऑफ केसेस है रेड बॉल निकालने के। 1/2 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। और कोई केस तो था ही नहीं आपका रेड बॉल निकालने का, नहीं था ना। दो बैग थे, दोनों से जो टोटल प्रोबेबिलिटी आई थी दिस इज। अब इसमें से उसने कहा है कि बैग E2 में से रेड बॉल आनी चाहिए। तो E2 वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी है? E2 वाला कंसेप्ट ये है पार्ट, फेवरेबल केसेस ये है, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे 1/2 इंटू 5/11। लास्ट में आके रिवर्स प्रोबेबिलिटी जब हम निकालने हैं तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला था वो इंप्लीमेंट होगा। कौन सा? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इस तरीके से हम बेस थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी का यूज हुआ है। रिवर्स इसलिए कहते हैं कि आपने कहा कि बैग है, बॉल निकाली, बॉल आपको पता चल चुकी है कि ये रेड है। अब हमें बताना है उल्टा काम करना है कि बताइए कि ये बैग 1 में से निकली थी या बैग 2 में से निकली थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसे करने में। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे कंफ्यूजिंग सा पैटर्न है, लेकिन जब सब क्वेश्चंस करेंगे सेम पैटर्न पे होंगे तो आपकी इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज अपनी 13.3। कुछ इस तरीके से आप ट्री टाइप में बना के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इजी रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करना। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। एक थैले के अंदर, बैग के अंदर, अर्न के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल हैं। क्लियर? ये बैग कौन सा है? एक ही बैग है, ओके। इसे थोड़ा नीचे लिख लें।
तो टोटल बॉल कितनी है बैग के अंदर? 10 बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली गई। इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर आपने नोट किया कि किस कलर की है, ब्लैक है या रेड है। तो जब आप बॉल निकाल रहे हैं एक एक लाइन पढ़ते जाएं, उसका मतलब समझिए, और यहां यदि कुछ रिप्रेजेंटेशन हो सकती है उसे करते जाएं कि बॉल कौन सी निकल सकती है। रेड बॉल भी निकल सकती है और ब्लैक भी, दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। तो मान लीजिए ये इवेंट हमारा E1 से लिखते हैं हम, इस इवेंट को ब्लैक बॉल निकालने को हम E2 से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी? रेड बॉल निकाल रहे हैं, रेड कितनी बॉल है? 5, और टोटल बॉल कितनी है आपकी? 10 बॉल्स हैं। क्लियर? और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ब्लैक बॉल निकालने की? तो ब्लैक बॉल भी आपके पास 5 है, टोटल बॉल 10 है, 5/10, दोनों इक्वल है ना, 5 रेड 5 ब्लैक, तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी इक्वल आई। उसने कहा कि बॉल निकाली, कलर नोट किया और उसे वापस बैग में रख दिया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। उसने कहा जिस कलर की बॉल निकली थी उसी कलर की 2 बॉल और बैग के अंदर डाल दी। अब मान लीजिए रेड बॉल निकली थी, तो रेड बॉल में उसने क्या किया, 2 रेड बॉल और डाल दी उसके अंदर। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? अब 7 रेड बॉल आ गई उसमें और 5 ब्लैक, मतलब बॉल 12 बॉल हो चुकी है इसमें, जिसके अंदर 7 रेड है और 5 ब्लैक। और यदि उसने ब्लैक बॉल निकाली थी तो फिर क्या करेगा, वो 2 ब्लैक बॉल उसके अंदर डालेगा बैग के अंदर। तो उसमें कितना हो जाएगा? रेड 5 रहेंगी और ब्लैक कितनी हो जाएंगी? 7 ब्लैक हो जाएंगी। तब भी कितनी टोटल बॉल हो जाएंगी? 12 बॉल हो जाएंगी। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल देन ए बॉल इज ड्रॉन। उसके बाद उसने जब वापस रख दी, एक बॉल निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। जो दूसरी बॉल निकाली है बताना है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। चलिए मान लीजिए सेकंड बॉल इज, हम यहां लिख रहे हैं ए से, सेकंड बॉल इज रेड। क्लियर? अब यदि हम इसमें से बॉल निकाल रहे हैं रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 क्या होगा? तो देखिए क्या लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। क्यों लिखा है कि आपने पहले रेड बॉल निकाली है, E1 काम हुआ है, उसके बाद अब रेड बॉल निकाल रहे हैं आप। तो टोटल बॉल कितनी है? 12, और रेड बॉल कितनी है? 7/12। तो कितनी हो जाएगी ये अपॉन E1 7/12। और यदि आपने रेड बॉल इस तरीके से निकाली है कि पहले ब्लैक आई थी उसके बाद रेड निकली है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2 काम पहले हो चुका है, मतलब पहले ब्लैक बॉल आई थी, अब रेड निकलेगी। तो टोटल बॉल तो 12 है और रेड कितनी है? 5/12। आई बात है, समझ रहे या नहीं? अब हमें निकालना है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो E1 के रास्ते से निकलेगी या इस रास्ते से निकलेगी। इस रास्ते से टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है आपकी? 5/10 मल्टीप्लाई में 7/12। E1 काम किया आपने, उसके बाद रेड बॉल निकाली। या फिर दूसरे रास्ते से चले आप, पहले काम आपने E2 किया, उसके बाद रेड बॉल निकाली। पहले आपने ब्लैक बॉल निकाली, उसके बाद रेड बॉल निकाली। या तो उस रास्ते से चले या इस रास्ते से आप चले रेड बॉल निकालने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी उस रास्ते से चले तो मल्टीप्लाई कर दें, इसकी 5/10 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 7/12 से, प्लस इस रास्ते से चले तो इधर प्रोबेबिलिटी कितनी है E2 की? 5/10, इधर भी 5/10 है ना, मल्टीप्लाई
5/12। क्लियर? 7 कितना हो गया? 60/120। तो आपका जो आंसर आया है रेड बॉल निकालने का 1/2। अभी भी कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि हमने प्लस क्यों किया, लगाया ना कि उस रास्ते से गए या इस रास्ते से आए, तो हम प्लस क्यों करें? वो इसलिए करें हैं कि प्लस मैंने पहले ही बताया था कि प्लस और मल्टीप्लाई कहां पे होती है? प्लस होती है जब दोनों में से एक काम होगा। या तो हम उस रास्ते से जाएंगे रेड बॉल निकालने के लिए, उस रास्ते पे दो काम हो रहे हैं, पहले रेड बॉल निकली फिर दोबारा रेड बॉल निकली, तो दो प्रोबेबिलिटी थी, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों इसी रास्ते पे हैं, तो इन दोनों की आपने क्या कर दी? मल्टीप्लाई। ये रास्ता दूसरा है, ये रास्ता कब चूज होगा? जब आपका पहले वाला रास्ता चूज नहीं होगा, तो हम इसे दूसरे रास्ते को क्या करेंगे? पहले रास्ते में ऐड करेंगे। अब इस रास्ते पे भी दो काम हो रहे हैं, दो प्रोबेबिलिटी है, ये और ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपके बेस थ्योरम के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट डाउन करें, 1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है वो? ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बैग फर्स्ट है, फर्स्ट बैग के अंदर आपकी कितनी है? 4 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड बैग के अंदर 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स, तो ये कितनी होगी? टोटल 8 बॉल्स हैं ये, और ये भी कितनी हैं? 8 बॉल्स। क्लियर? वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड, एक बैग सिलेक्ट किया गया, तो बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी देखिए। मान लीजिए आप E1 इवेंट है, बैग 1 इज सिलेक्टेड, और E2 है आपका बैग सेकेंड इज सिलेक्ट। तो बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यहां लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी होगी? 1/2। और बैग सेकंड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2। दोनों दो बैग है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, कोई सा भी आप बैग चूज कर सकते हैं। उसमें से एक बॉल निकाली गई विच इज फाउंड टू बी रेड। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। बताइए कि ये फर्स्ट बैग से निकली थी। चलिए अब एक इवेंट और ले लेते हैं हम, सबसे ऊपर बॉल ड्रॉन इज रेड। इवेंट को आप पहले स्पेसिफाई कर दें तो थोड़ा इजी रहेगा कि आप एक क्या लेके चल रहे हैं, E1 क्या लेके चल रहे हैं, E2 क्या लेके चल रहे हैं। चलिए अब इसमें से फर्स्ट बैग में से यदि आपने फर्स्ट बैग चूज किया, क्या निकली? रेड बॉल। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? PA बाय रेड बॉल निकाल लेना। कौन सा इवेंट पहले हो चुका है इसमें? E1 काम पहले हो चुका है, इस बैग को हम सिलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/8। टोटल बॉल 8 है और रेड बॉल 4। और इसमें से यदि काम E2 हो चुका है तो इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? A/E2। A/E2 क्यों लिखा समझ लें इसे। अब आप क्या कर रहे हैं? रेड बॉल निकालनी है, रेड बॉल का इवेंट कौन सा है? A। कब निकाल रहे हैं? जब आप बैग सेकंड चूज कर चुके हैं, मतलब सेकंड बैग चूज करने का इवेंट कौन सा लिया था आपने? E2। E2 काम पहले हो चुका है, अब रेड बॉल निकाल रहे हैं, तो इसमें रेड कितनी है? 2 और टोटल बॉल 8। इसे आप यहां लिख लें, A/E1 इक्वल टू 4/8
रेड बॉल आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, उसने कहा कि रेड बॉल आपके पास आ चुकी है, बताइए कि वो फर्स्ट बैग से आई थी, E1 से आई थी। क्लियर? तो इसका क्या तरीका बताया था नीचे, तो रेड बॉल निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E1 वाले इवेंट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, PE1 मल्टीप्लाई PA अपॉन E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई P। ये आपका बन गया सैंपल स्पेस, टोटल केसेस रेड बॉल निकालने के। 1/2 मल्टीप्लाई 4/8 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 2/8 रहेगा। और ऊपर क्या आएगा, फर्स्ट बैग से पूछा है तो फर्स्ट बैग वाला जो केस बनेगा ये आपका फेवरेबल केस होगा। कर दें 1/2 इंटू 4/8 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2/8 कितना होगा 4/16। यहाँ है 4/16 प्लस 2/16, 4 प्लस 2 6/16, 16 से 16 कैंसिल, 4/6 2/3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है ये आपकी 2/3। नोट डाउन करें इसे। Question number 3. On of the students in a college, it is known that 60% reside in a hostel and 40% are day scholar. हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं 60%। क्लियर? और डे स्कॉलर कितने हैं, डे स्कॉलर हैं आपके 40%। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 40/100। हॉस्टलर्स की प्रोबेबिलिटी है, मैं से लिख रहा हूं 60/100। और डे स्कॉलर्स कितने हैं आपके 40%, 40/100। Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel A attain A grade. A ग्रेड की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि हमें लिख लेते हैं, ए से ही डिनोट कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स हु गोट ए ग्रेड। ए ग्रेड चूज। इवेंट डिफाइन करना होता है, मैंने पहले ही बताया था। इवेंट इसे तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में E1 E2 लिया था, मैंने इसे H और D से ही ले लिया। आप E1 E2 से लेना चाहें तो E1 E2 से भी ले सकते हैं। तो आपको यहां स्पेसिफाई करना पड़ेगा E1 कौन सा है हॉस्टलर्स, और E2 कितना है डे स्कॉलर्स। क्लियर? तो हॉस्टलर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60/100। डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40/100। वो कहता है 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल ए अटेन ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। कि हॉस्टलर में से तो 30% बच्चे को ए मिलता है और डे स्कॉलर में से 20% बच्चों को ए ग्रेड मिलता है। एट द एंड ऑफ द ईयर ए स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया कॉलेज में एंड ही हैज ए ग्रेड, और उसका ए ग्रेड था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलियर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलियर था। चलिए, अब हॉस्टलर में से ए ग्रेड मिलता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो आपने हॉस्टलर सिलेक्ट किया या आपने डे स्कॉलर सिलेक्ट किया। हॉस्टलर में से जो कितने बच्चों का आता है ग्रेड 30% बच्चों का आता है, और डे स्कॉलर के कितने % बच्चों का ए ग्रेड आता है 20% बच्चों का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1
मतलब यदि हॉस्टलर के बच्चे हैं तो उसमें से कितने बच्चों का ए ग्रेड मिल रहा है हमें, 30% बच्चों का, 30/100। और ए ग्रेड इन डे स्कॉलर कितने बच्चों की है, 20/100। अब एक बच्चा सिलेक्ट किया गया, उसका एक ग्रेड था, क्या था उसका, एक ग्रेड था। बताइए कि वो होस्टलियर था, मतलब होस्टलर वाले कौन से बच्चे, E1 से हमने डिनोट किया है, तो हमें E1/A निकालना है। तो कैसे निकालें, तरीका वही है, E1 की मल्टीप्लाई E1 वाले इवेंट से करें, 60/100 इंटू 30/100। पहले जैसे मैंने बताया था कि या तो हम इस रास्ते से चलेंगे, 60/100 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, या फिर हम इस रास्ते से चलेंगे। इस रास्ते में क्या प्रोबेबिलिटी है, 40/100 मल्टीप्लाई में 20/100, और ये क्या बन जाएगा आपका सैंपल स्पेस। फेवरेबल केसेस कौन से बनेगा, फेवरेबल केस बनेगा ये वाला रास्ता, जोन सा भी पूछे, यदि वो कहता कि बताइए कि वो डे स्कॉलर है, तो ये वाला रास्ता हमारा फेवरेबल केसेस का केस बनता। तो 60/100 इंटू 30/100। दोबारा समझ लें, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे, एक ये रास्ता है आपका, एक यही 2 है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये तो होगी टोटल केसेस। ऊपर कौन सा आया, यदि हॉस्टलर पूछा है तो इस रूट को हम देखेंगे, और यदि डे स्कॉलर पूछा है तो इस रास्ते को हम वैल्यूज हम ऊपर लिखेंगे। जो सा भी पूछे वो वैल्यूज आपको ऊपर लिखनी है। कितना है ये, 1800, 100 मल्टीप्लाई 100, नीचे एलसीएम ले लें, 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना होगा, 1800 और 800 2600। इससे कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0। सिंपली सोल्व किया है, क्या आंसर आया, 9/30। नोट डाउन करें इसे। Question number 4. In answering a question on a multiple choice test, एक टेस्ट है MCQ क्वेश्चंस का, एक स्टूडेंट्स आइदर नोज द आंसर और गैस, या तो उसे आंसर पता है या वो तुक्का मार रहा है, गैस कर रहा है। तो हम ले लेते हैं इवेंट E1 तो लिया, ही नोज द आंसर, उसे आंसर पता है। E2 ही गैस, तुक्का मारा है वो, पेपर में MCQ क्वेश्चंस है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए 2 काम हो रहे हैं, E1 और E2। आंसर पता है उसे या मारा है तुक्का। आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। लिख ले, प्रॉपर वे ये है करने का, ये थोड़ा समझने के लिए है। आप पेपर में करना चाहें तो कर सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो ठीक है। उसके बाद assuming that a student who guesses at answer will be correct with probability 1/4, यदि वो तुक्का मार रहा है तो उसके आंसर करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4। देखिए एक इवेंट आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। कब है, यदि वो क्या कर रहा है, तुक्का मारा है, E2 काम कर रहा है, तुक्का मारा है, तो आंसर कितना सही होगा, चांसेस है 1/4। अब इसने दूसरी प्रोबेबिलिटी नहीं दी कि यदि उसे आंसर पता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी, सोचिए भाई। जब उसे आंसर पता है तो इसका मतलब
आंसर सही होगा उसका, प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसकी। जब आंसर पता है फिर तो गलत होने का कोई मतलब नहीं है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है, ये अपने आप समझना है इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इट करेक्टली। उसने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, बताइए कि उसे आंसर सही पता था, तुक्का नहीं मारा है, ये बताना है। तो कैसे होगा, आंसर सही पता था उसे, नहीं, उसने कहा उसे आंसर सही दिया, ही आंसर इट करेक्ट, बताइए कि उसे आंसर पहले पता था, E1 वाला रास्ता उसे हमें प्रूव करना है। चलिए, तो टोटल केसेस कैसे बनेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस। पहले तो हमने दोनों रास्तों की प्रोबेबिलिटीज लिख ली। इस रास्ते की प्रोबेबिलिटी कौन सी है, 3/4 मल्टीप्लाई 1, और इस रास्ते की प्रोबेबिलिटी 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, और दोनों को ऐड कर दिया, ये तो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ऊपर कौन सी लिखी है, जो रास्ता आपको चाहिए, जो उनसे फेवरेबल केसेस हैं। फेवरेबल केसेस कौन से हैं, ये वाला रास्ता है। क्या है फेवरेबल केसेस, 3/4 इंटू 1, 3/4 डिवाइड बाय कितना होगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ 4 है, एलसीएम ले लें, 16 ऊपर जाएगा, ये 12/13। तो ये आपका आंसर है, चेक करिए इसे। तो स्टूडेंट्स, ये थी बेस थ्योरम का स्टार्ट था, हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।